नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसआरएम में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने इतिहास की पिछली क्लास में मोहम्मद बिन कासिम को यानी भारत में होने वाले प्रथम अरबी आक्रमण को हम लोगों ने पढ़ लिया था। पूरी तरीके से उस चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर दिया था। यानी इस प्रकार से भारत में पहली बार इस्लामिक प्रवेश हो चुका था और इस बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होने वाली है, देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। दोस्तों, क्या हुआ था कि आपको मैंने बताया था कि सिंध के क्षेत्र पर अरबियों का प्रवेश हो चुका था, लेकिन परंतु यदि हम भारत के वर्तमान नक्शे को देखते हैं तो सिंध का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में आपको दिखता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की सीमाओं के अंदर उनका प्रवेश नहीं हो सका था। अरबियों ने कई बार ऐसा प्रयास किया था कि वे भारतीय सीमाओं पर प्रवेश कर सकें, परंतु भारतीय सीमाओं के अंदर जैसा कि गुजरात और पाकिस्तान के बाद जो पंजाब का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर भारतीय सशक्त ऐसे कई सारे राजपूत वंश शासन कर रहे थे जिन्होंने उनको भारतीय सीमा पर प्रवेश करने का एक तरीके से रोक लगा दी थी या प्रवेश नहीं कर सके थे। मतलब बहुत ही एक मजबूत उनके सामने प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया था, जिस कारण से लगभग यदि हम बात करें 715 के आसपास की, तो 715 के आसपास जब ये गजनवी का माफ कीजिएगा, जब कासिम का अंत होता है उसके बाद से लगभग 900 कुछ के आसपास तक भारत के अंदर लगभग 200 वर्षों के जो कार्यकाल होता है, 200 वर्षों का जो समय होता है, यहाँ पर कोई भी भारतीय सीमाओं के अंदर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से ये शून्यता उत्पन्न कर देता है। यानी ये टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर भारत के अंदर का खुद का शासन शुरू होता है। बात को समझिएगा आप लोग कि ये वो वक्त होता है जब भारतीयों पर विदेशी आक्रमण नहीं होते, बल्कि ये आंतरिक राजपूत काल का एक समय होता है, बहुत ही आवश्यक समय होता है। बहुत ही कई सारी चीजें बदल रही होती हैं, कई सारी चीजें निर्धारित हो रही होती हैं और जो भारतीय जनता होती है उसकी भी मानसिकता में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ रहे होते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या चीजें होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर प्रवेश करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर। दोस्तों, क्या होता है कि यहां से, क्योंकि आपको मैंने बताया इस्लाम का प्रवेश कहीं ना कहीं भारतीय सीमा पर हो चुका है। आप समझ रहे हैं, सिंध क्षेत्र पर, उसके ऊपर आपका मुल्तान क्षेत्र पर, इन सभी क्षेत्रों पर इस्लाम का प्रवेश हो चुका है, परंतु वो भारतीय सीमाओं पर अंदर प्रवेश नहीं कर सके हैं क्योंकि वो व्यापारी वर्ग से थे। तो ऐसे में क्या होता था कि व्यापार की व्यवस्थाएं चला करती थी, जिस कारण से क्या था कि इन लगभग 200 साल के दौरान जो भारतीय लोग थे उन लोगों ने इस्लामिक लोगों से या मुस्लिम लोगों से या अरबियों से काफी अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। इनके बीच में आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि थोड़ा मोटा व्यापार के अतिरिक्त जो है छुटपुट लड़ाइयां, छुटपुट हर समय पर कुछ प्रवेश की घटनाएं होती रहती थी, परंतु भारतीयों के मन में एक ऐसी मानसिकता एक घर कर गई थी कि वो सोचते थे कि अब भारत के अंदर कोई आक्रमण नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतनी सी बातें रही हैं, परंतु अब जो है एक बहुत इस दौरान यानी लगभग इन 200 वर्षों के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहा होता है भारत के अंदर, स्पेशली उत्तर भारत की ओर। क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर अनेक वंश शासन किया करते थे राजपूत काल के दौरान। यहाँ पर उत्तर भारत में आपका कारकोट वंश के मैंने आपको जिक्र किया था पहले भी, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त कश्मीर के क्षेत्र पर नए वंशों का उदय हो रहा होता है। उत्तर भारत में पंजाब में नए वंश का उदय हो रहा होता है। आपके पश्चिमी गुजरात क्षेत्र पर जो है गुर्जर प्रतिहारों का एक उदय होता है। काफी मजबूत शासक होते हैं जो लगातार प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं अरबियों के भारतीय सीमाओं के प्रवेश के अंदर करने पर, ठीक है। ऐसे ही पश्चिम में आपका, माफ कीजिएगा, पूर्व में आपको पाल वंश देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर जब बढ़ते हैं तो आपको राष्ट्रकूट वंश देखने को मिलता है, उसके नीचे चोल, इसके अतिरिक्त ऐसे चालुक्य और बहुत सारे ऐसे वंश देखने को मिलते हैं जो लगातार आपस में भी संघर्ष करते रहते थे, ठीक है, और उनके खिलाफ भी प्रतिरोध उत्पन्न करते रहते थे। तो दोस्तों, इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। ये वो टाइम था, इसका जिक्र करने का सबसे परफेक्ट टाइम है। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग गजनवी में प्रवेश करेंगे, परंतु गजनवी के आक्रमण करने से पूर्व भारत के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, इसलिए मैंने ये चैप्टर को यहाँ पर आपको जिक्र करने के लिए रखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यदि आपने इसे मिस कर दिया तो आप कई सारी चीजों को मिस कर देंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि वो चैप्टर क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को। तीन पक्षीय संघर्ष, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी तीन पक्षों के बीच में होने वाला संघर्ष। आखिर ये है क्या चीज दोस्तों? जैसा कि है भारत के अंदर एंशिएंट पीरियड से ही, काफी प्राचीन काल से ही भारत के अंदर जो जितने भी सत्ता का जो लड़ाइयां होती है, जितने भी युद्ध होते हैं, उन सत्ता का जो केंद्र होता है वो क्या होता है?
तो सत्ता का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? मगध। जैसा कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बहुत ही प्राचीन समय से जो है जैसे कि मगध जो है भारत का एक प्रमुख अंग बनता है, सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बनता है। जितने भी संघर्ष हो रहे होते हैं वो मगध की प्राप्ति यानी पाटलिपुत्र की प्राप्ति के लिए ही हो रहे होते हैं। चाहे आप लोग मौर्य पीरियड देख लीजिए या मौर्य के पहले नंद को देख लीजिए, आप उन सभी के समय में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता का जो प्रमुख राजधानी थी, जो कैपिटल थी, जो केंद्र था, वो क्या था? मगध था। और मगध की कैपिटल क्या थी? आप सभी को पता है, वो पाटलिपुत्र थी। परंतु यहां पर गुप्त पीरियड तक ये मगध ही सत्ता का केंद्र रहता है। परंतु गुप्त पीरियड के जैसे ही खात्मा होता है, जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण होना शुरू होता है, केंद्रीय राजधानी का हस्तांतरण शुरू हो जाता है, परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। आखिर ये क्यों होती है? तो दोस्तों आप सबसे पहले समझना है आपको ये है कि तो दोस्तों ये सत्ता का जो परिवर्तन होता है आखिर क्यों होता है और कहाँ होता है। सबसे पहले आपको समझना ये है कि आखिर होता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो सत्ता का जो परिवर्तन होता है मगध से पाटलिपुत्र से, वो होता है दोस्तों कन्नौज को। आप सभी जानते हैं कन्नौज जो एक जगह है वर्तमान में इत्र नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कानपुर के आगे ही ये कन्नौज एक जिला पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये कन्नौज जो होता है ये अति महान एक क्षेत्र होता है, अति महान राजधानी बनती है। मगध से जो है क्या बोलूं, केंद्र का जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर हो जाता है। अब आपको समझना कि आखिर ये केंद्र का परिवर्तन होता क्यों है और कब से होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6वीं शताब्दी के अंत में जब गुप्तोत्तर काल शुरू होता है यानी गुप्त पीरियड का खात्मा होता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का एक शासक होता है, इसका नाम होता है हर्षवर्धन। आप सभी जानते हैं एक बहुत ही महान और दयालु शासक था, ठीक है। तो उसने जो है क्या किया, पहली बार सत्ता का जो परिवर्तन किया था, केंद्र राजधानी का परिवर्तन किया था, वो कन्नौज की ओर कर दिया था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो गई। अब आखिर उसने अगर मगध से अपनी राजधानी को यहां पर लाया, इतना बड़ा चेंज किया जो काफी वर्षों से चला आ रहा था, उसको उसने किया, तो एक प्रश्न उठता है कि वो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि किसी भी चीज को होने का कोई ना कोई एक प्रमुख कारण होता है और उस कारण के बाद जो है कई सारी घटनाएं जो है होती हैं। तो अब समझना ये है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप कन्नौज को देखेंगे, आप कन्नौज की जो स्थिति है उसको देखेंगे, तो आप देखते ये हैं कि कन्नौज जो है एक ऐसी जगह है जिसके अगल और आगे और पीछे से दो नदियां बहती हैं, यानी दोआब एक क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र मतलब एक तरफ उसकी गंगा नदी और दूसरी तरफ उसकी यमुना नदी दोस्तों बहती है। जब आप देखते हैं कि कन्नौज के आगे और पीछे से दो महत्वपूर्ण नदियां बह रही हैं, इस कारण से क्या होता है कि उसके जो स्थिति होती है, उसकी जो एक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है चलिए देखते हैं। देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोआब में स्थिति इसकी थी, जिस कारण से यहाँ का जो व्यापार था वो क्या था, सुलभ था। देखिए दोस्तों समझने वाली बात यह है कि व्यापार, समुद्री व्यापार की बात हो रही है, जलीय व्यापार की बात हो रही है, न केवल समुद्री की बात नहीं बल्कि जलीय व्यापार की बात हो रही है। दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, नदियों की धारा काफी अच्छी है, जिस कारण से क्या होता था कि राज्य के व्यापार में जो है काफी सुलभ स्थिति उत्पन्न होती थी। व्यापार बड़ी आसानी से जल माध्यम से हुआ करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, क्योंकि व्यापार हमेशा से जो है देश की उन्नति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता चला आ रहा है, ठीक है। तो सुलभ व्यापार जो था, व्यापारिक व्यवस्थाएं जो थी वो जलीय माध्यम होने के कारण काफी आसान हो चुकी थी। क्योंकि पहले के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी, क्योंकि आपको पता है जो मगध जो क्षेत्र था, यहाँ की जो स्थिति थी थोड़ा पूर्व की ओर पड़ता था, ठीक है ना, बिहार के अंदर वर्तमान में पड़ता है, तो थोड़ा स्थिति इसकी थोड़ी पूर्वी क्षेत्र की ओर थी, जिस कारण से क्या था कि नदियां भी नदियां भी आसानी से नहीं पहुंचती थी और व्यापार भी इतना आसानी से सुलभ तरीके से नहीं हो पाया करता था, ठीक है। तो पहला जो महत्वपूर्ण स्थिति होती है वो होती है दोआब में सुलभ व्यापार की स्थिति उत्पन्न होना, जलीय व्यापार की बात होती है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि जलीय व्यापार की बात मैंने की है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। तो देखिए नदियां हैं तो बहुत सारी चीजों पर एक राज्य को फायदा होता है। दूसरी देखिए फायदा क्या हो रहा है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। आपको पता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, अर्थात वहां पर जो मिट्टी होगी वो दो नदियों के द्वारा लाए हुए मलबे से तैयार होगी या मलबा ही होगा, जिस कारण से वहां की जो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती थी और उस उपजाऊ होने के कारण राज्य का व्यापारिक जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी होती थी। राज्य के जो भी लोग हुआ करते थे उनके पास खाने पीने की या जो सामान्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता या कोई कमी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त वो लोग उनको बेचा भी करते थे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज थी जिसके कारण से जो राज्य था वो अधिक आप बोलते संपन्न हुआ करता था। तो ये दोआब की स्थिति होने के कारण जो है इसका क्षेत्र था वो बहुत अधिक उपजाऊ भी था। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कन्नौज की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उस इंपॉर्टेंस को हर्षवर्धन ने समझना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, दो दिशा में सीमा का सुरक्षित होना। देखिए आपको पता है एक
वर्तमान जैसे साम्राज्यवादी व्यवस्था उस वक्त पर थी, मतलब आपको पता है उस वक्त पर जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, आज वैसी स्थितियां नहीं होती हैं। एक लोकतांत्रिक देश है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो हमेशा एक खतरा बना होता था कि आपका राज्य सुरक्षित नहीं होता था, ठीक है। तो आपको पता है यदि दो तरफ नदियां होंगी तो उन नदियों को क्रॉस करके आने में विपक्षी जो लोग होते हैं, विपक्षी दल होता है, दल का मतलब यहाँ पर जो हमारे दुश्मन होते हैं, राज्य होते हैं, उनके लिए यहाँ पर आना उतना आसान नहीं होता था, क्योंकि सीमाएं जो है अपने आप प्राकृतिक रूप से दो दिशाओं से सुरक्षित मान ली जाती थी या हो जाती थी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता था कि राज्य के लिए जो सैन्य व्यवस्था थी उसे लगाने के लिए दो तरफ से ही उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना सकते थे। ऐसे नहीं होता तो उनको चार दिशाओं से ही अपने राज्य को कवर करना पड़ता, सैन्य व्यवस्थाओं को लगाना पड़ता, जिस कारण से क्या था कि उस नदियों के कारण उनके पास दो दिशाओं में इनकी सीमाएं सुरक्षित हो चुकी थी। तो आप देख रहे हैं कि नदियों के कारण ही यहाँ पर सुलभ व्यापार था, नदियों के कारण ही उपजाऊ क्षेत्र था, नदियों के कारण ही यहाँ पर सीमाएं भी सुरक्षित हो गई थी। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज, संसाधनों की अधिकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र होने के कारण अलग प्रकार के व्यापारिक जो मशीनरी थी सैन्य व्यवस्था को स्थापित करना, जो नगरों को बसाना, सामान्य जो नगर थे जनता के लिए व्यापार के लिए आना जाना, ये सब बहुत सुलभ था, क्योंकि मैदानी या पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र नहीं था, नहीं कोई और दूसरी समस्या आ रही थी, जिस कारण से क्या था कि इन क्षेत्रों पर संसाधनों की बहुत अधिकता थी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कन्नौज। और लास्ट देखिए पॉइंट है वो राज्य का केंद्र होना। देखिए कभी भी कैपिटल को जब परिवर्तित किया जाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है, तो उसमें जो है परिवर्तित करने वाली जो संस्था होती है, यानी जो राजा होता है, वो हमेशा एक बात को जरूर गौर करता है कि वो वहां से कितना ही आसानी से दूसरी जगहों पर पहुंच सकता है। जैसे कि आप लोग अगर वर्तमान में दिल्ली को देखते हैं, तो दिल्ली आप देखते हैं भारत के राजधानी जो है वो सेंटर पे बनी हुई है, तो उस सेंटर में होने के कारण वहां से लगभग सभी राज्यों की जो पहुंच होती है वो लगभग एक इक्वली होती है। अब ऐसा नहीं कि एकदम आप नाप करके उसको बोल दें, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि वो समान रूप से वहां पे पहुंच इजीली अवेलेबल होती है। तो वैसा ही था, क्योंकि आप देखेंगे यदि हर्षवर्धन के राज्य को, तो हर्षवर्धन का राज्य जो था वो काफी अधिक बिहार तक भी फैला हुआ था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार और पूरब की तरफ भी किया था, पश्चिम की ओर भी किया था, दक्षिण तक उसने काफी अधिक प्रयास नहीं किया था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे उसका जो सेंटर था वो कन्नौज पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, और ये उसकी जो है राजधानी का परिवर्तन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक रहा है उस वक्त का। तो दोस्तों क्या होता है कि हालांकि ये काम तो हर्षवर्धन कर देते हैं, परंतु हर्षवर्धन के जस्ट बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे शासक आते हैं जो उसे ही कंटिन्यू करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर क्या कौन कौन से शासक आते हैं इस कन्नौज की सत्ता के लिए, और किस प्रकार से शुरू होता है यह त्रिपक्षी संघर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैसे कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कन्नौज के अंदर हर्षवर्धन के पश्चात, यानी हर्षवर्धन के आने के बाद से लेकर के काफी अंत तक कौन कौन से लोग शासन करते हैं और किस प्रकार से इसका संघर्ष शुरू होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक पूरा क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश की है, पूरा सीरियल दिखाया आपको। यहाँ पर आप चाहे तो इस स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये कन्नौज है। कन्नौज की इंपॉर्टेंस क्यों थी मैंने आपको बता दिया है अभी। अब कन्नौज के बाद क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, इसका नाम होता है हर्षवर्धन। यहाँ देखिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा था, हर्षवर्धन। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पर्सन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, जिसका मैंने आपको बताया कि उत्तर गुप्तकालीन पुष्यभूति वंश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और कई सारे महत्वपूर्ण काम करता है, काफी अच्छा शासक होता है ये, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन जो होते हैं ये कन्नौज को सबसे पहले अपने कैपिटल बनाते हैं, और ये अपने, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं होता, क्योंकि हर्षवर्धन सिंगल होता है, इसका कोई पुत्र नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है इसकी मृत्यु होने के पश्चात, यानी इनकी मृत्यु होने के पश्चात ये समस्त जो पूरा उत्तर भारत के क्षेत्र पर इन्होंने अपना विस्तार कर रखा था, अपनी सीमाओं का विस्तार कर रखा था, साम्राज्य का विस्तार कर रखा था, इन जगहों पर ये पूरा राज्य खाली हो जाता है और एक बड़ी शून्यता आ जाती है। लगभग 70 से 75 वर्ष के आसपास की जो टाइम होता है, आप समझिएगा बात को, 70 से 75 वर्ष का जो टाइम होता है ये पूरा शून्य होता है, बहुत ही शून्य समय बीतता है। और इस दौरान यहाँ पर कई तरह के छोटे छोटे राजा आते रहते हैं जिनका जिक्र करना आवश्यक नहीं है और संघर्ष में लीन रहते हैं। परंतु इसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है वो होता है यशोवर्मन। दोस्तों यशोवर्मन एक स्वतंत्र शासक होता है, ये किसी एक वंश की नींव नहीं रखता है, ना ही इसका कोई उत्तराधिकारी होता है, जिस कारण से क्या होता है ये भी हर्षवर्धन के ही तरीके से काम करने की कोशिश करता है, अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश करता है। हालांकि ये वैसे सफल नहीं होता जैसे हर्षवर्धन होते हैं और ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जहां जनता इनसे बहुत अधिक संतुष्ट होती है, इसलिए कुछ समय तक यशोवर्मन रहते हैं।
दोस्तों यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो दोस्ती थी वो कालकोट वंशी शासक, कश्मीर के जो शासक होते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ, जो कि एक बहुत ही महान शासक था, उससे बहुत अच्छी इनकी मित्रता होती है। लेकिन वो मित्रता जो है न जाने किन कारणों से शत्रुता में बदल जाती है, और उस शत्रुता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीठ जो कि कश्मीर के शासक होते हैं, वो यशोवर्मन यानी अपने पूर्व मित्र की ओर अटैक कर देते हैं, उसके राज्य में अटैक कर देते हैं, यानी कन्नौज पर अटैक कर देते हैं। और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी भुजाओं के बल को दिखाने के लिए ये जो है अंत में सफल भी होते हैं और कन्नौज पर अधिकार भी कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सीरियल की हर्षवर्धन के पश्चात यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण शासक के रूप में यशोवर्मन दिख रहा है। एक स्वतंत्र शासक था और ये भी कोई सफल बहुत अधिक नहीं हो पाता है, परंतु राजधानी में परिवर्तन ये नहीं करता। उसके पश्चात इसका युद्ध होता है ललितादित्य मुक्तापीठ से, जो कि कश्मीर का कालकोटपंथी शासक होता है, और ललितादित्य मुक्तापीठ इसको हराने में सफल हो जाते हैं और कन्नौज की सत्ता पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। परंतु कश्मीर से कन्नौज तक आने के दौरान आप देख पा रहे हैं कि कश्मीर एक पहाड़ी जगह है और ये यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तो जरूर आ गए थे, परंतु उसके बाद इनके लिए वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया था लगातार, क्योंकि ये इजिली वहां तक नहीं जा सकते थे, जिस कारण से क्या होता है कि ये अपनी सत्ता को छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर को छोड़ देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा होता है। फिर से एक शून्यता आती है और एक बड़ा परिवर्तन होता है, इसका नाम होता है एक नए वंश का उदय होता है। आपको याद रखना है इस नए वंश का नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है आयुध वंश। तो आयुध वंश एक नया वंश होता है जो कि कन्नौज पर उदित होता है, उदय होता है। इससे पहले कोई भी एक नया वंश नहीं आया था, परंतु इसकी कमियां क्या होती है कि ये बहुत ही कमजोर एक वंश होता है। इसका जो शासक होता है, जो इसका वो होता है वज्रायुध। तो ये अपने वंश के नाम से ही अपने नाम को चलाते थे, आयुध अपने नाम के आगे लगाया करते थे। तो आप देख पा रहे हैं इसका नाम था वज्रायुध। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ से, इसके पहले कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूं, आपको एक चीज का बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि दोस्तों इस संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो जिक्र है वो राजतरंगिणी में किया गया है, और यशोवर्मन का और ललितादित्य मुक्तापीठ का जो संघर्ष हुआ था इसका भी इसमें बहुत बेहतर तरीके से जिक्र किया गया है, क्योंकि जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसलिए उस हिसाब से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ललितादित्य मुक्तापीठ भी कश्मीर का शासक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें इसका जिक्र है। और यदि आप त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में चर्चा करें तो आप देखते हैं कि जो गोविंद तृतीय एक शासक का जिक्र होगा आगे, आपको मैं जब बताऊंगा। तो गोविंद तृतीय नाम का एक राष्ट्रकूट का शासक था, उसका एक राघन पुर का अभिलेख है दोस्तों। तो उसमें जो है इस पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया है, आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए बात करते हैं हम लोग वज्रायुध की। दोस्तों ये वज्रायुध वही व्यक्ति था जिसने आयुध वंश की स्थापना करी थी कन्नौज की सत्ता पर। तो उसके पास काफी बड़ा वंश मिल चुका था, लेकिन ये स्वयं एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, जिस कारण से क्या होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल नहीं हो सकता या नहीं हो पाया, और एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति के रूप में बैठ गया, बफर स्टेट के रूप में बैठना शुरू कर दिया। दोस्तों बफर स्टेट वो जगह होती है जहां जिसका इस्तेमाल कई सारे मजबूत शक्तिशाली शासक अपनी सत्ता के हस्तांतरण के लिए या वहां से होकर गुजरने के लिए या वहां पर अपनी स्वयं की क्या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो दोस्तों ये एक वज्रायुध का जो शासन था यानी कन्नौज था, ये इसका सामरिक महत्व तो बहुत अधिक था, परंतु ये स्वयं एक कमजोर व्यक्ति था, जिस कारण से आपको पता है कि कभी भी सत्ता किसी कमजोर व्यक्ति के हाथ में नहीं आती, यही वो चीजें हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वज्रायुध के दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है चक्रायुध और इंद्रायुध। ये दोस्तों ये दोनों ही आपस में अपने पिता के पश्चात कन्नौज की सत्ता को लेकर के लड़ा करते थे। तो ये जो सत्ता का संघर्ष जो चलना शुरू हुआ कन्नौज की सत्ता को लेकर के, दो कमजोर भाइयों के बीच में शुरू हो गया था, जिसका फायदा क्या हुआ आप समझते हैं कि एक मजबूत उनका क्षेत्र है, कन्नौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और उसके लिए दो कमजोर भाई लड़ रहे हैं आपस में, तो उसका फायदा उठाने के लिए आपको पता है सभी लोग उसका काम करेंगे। तो ऐसे स्थिति उत्पन्न होने पर यहाँ पर दोस्तों एक उत्तर भारत के तीन महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े वंशों ने आपस में इस कन्नौज की सत्ता के लिए लड़ना शुरू कर दिया। आप समझिए, ये आप देख पा रहे हैं कन्नौज है, और इस कन्नौज पर लड़ने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल के रूप में दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से शासक यहाँ पर आते हैं इसके युद्ध के लिए। देखिए दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ पे एक ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, और ये ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल है। ठीक है ना, अब इस उल्टे ट्रायंगल को आप अपने हिंदुस्तान के मैप में एक बार देखिएगा कि आप अगर हिंदुस्तान का मैप देखते हैं तो मैं इनके राज्य के हिसाब से इस ट्रायंगल को बनाता हूं। देखिएगा आप लोग कैसे हैं। आप ये जो क्षेत्र है ये बंगाल है, ठीक है, यानी जो पूर्वी क्षेत्र है, आप देखते हैं बंगाल जो भारत के पूरब में आता है, तो आप उससे अगर इमेजिन करते हुए देखें तो बंगाल जो है भारत के पूरब में आता है। मैंने यहाँ पर एक इसीलिए उल्टा ट्रायंगल दिखाया ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें।
जो बंगाल है ये आपके भारत के पूरब में आता है, आप देख पा रहे हैं ये पूरब की ओर एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है। दूसरा क्षेत्र आता है ये पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र पर जो शासन थे ये आपका क्षेत्र हो गया गुजरात, ठीक है। आप सभी जानते हैं गुजरात जो है भारत के पश्चिम में है। और यदि हम लोग दक्षिण की बात करें तो बहुत दक्षिण में नहीं जा रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु तक हमको नहीं पहुंचना है, परंतु यदि हम महाराष्ट्र की बात करें यानी दक्कन क्षेत्र की बात कर लें तो यहां पर जो है दक्षिण में यहां पर जो है अलग वंश था। अब बात करते हैं कौन कौन से वंश थे। दोस्तों बंगाल में जो वंश था ये होता है पाल वंश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वंश था, इसने काफी लंबे वक्त तक भारत पे शासन करने का काम किया और अपनी सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया। देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर पाल वंश था, कहां पर, बंगाल में। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। ये तीनों बेहद शक्तिशाली थे, इनकी खुद की अलग अलग विशेषताएं थी, कोई किसी चीज में महारथी था तो कोई किसी और चीज में महारथी था। और इन सभी वंशों में जबरदस्त शासक उत्पन्न हुए हैं यानी पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रवेश नहीं किए हैं, उसकी पूरी उन्होंने भूमिका तैयार कर ली है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो गुर्जर प्रतिहार थे दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद आपका जो दक्षिण में आते हैं तो महाराष्ट्र के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर दोस्तों कौन होता है, यहाँ होते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ताकतवर वंश थे, ये तीनों ही ताकतवर वंश थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं, नॉर्मल वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये पहली बात तो कन्नौज का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, तो आपको मैंने बता दिया है। इस कन्नौज की कैपिटल को चेंज किसने किया था तो वो भी आपको मैंने बता दिया है कि हर्षवर्धन के टाइम पर हुआ था। यहाँ पर आयुध वंश से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं कि इसका संबंध किससे था, तो भी आप लोग समझ सकते हैं। वज्रायुध का एक महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीठ ने कहां तक सीमा का विस्तार किया था तो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश आपस में लड़ रहे थे, तो आपको याद रखना है पाल वंश जो कि पूरब में था बंगाल क्षेत्र पर, दूसरा है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि गुजरात के क्षेत्र पर था यानी पश्चिमी भारत पर था। आप ट्रायंगल को देखेंगे भारत के मैप पर तो आपको आराम से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा उनके राज्यों के हिसाब से, ठीक है। और जो महाराष्ट्र है वो दक्षिण की ओर था, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंशी शासन किया करते थे, इनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको दिमाग में रख लेना है। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वंश के कौन कौन से शासक यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। आप उन स्ट्रक्चर को आराम से समझ लीजिएगा और उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद से हम लोग प्रवेश करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष की सभी घटनाओं पे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।